नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी जो आज की क्लास है वो है बीएनएस की 10th क्लास। ठीक है, इसमें 9 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और ये आज फाइनल क्लास है। इसमें बीएनएस आपकी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी पेपर के हिसाब से वो मैं एक क्लास में बता दिया करूँगा बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 10। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंट धारा 310 की 3। ठीक है, इसमें क्या है, हत्या सहित डकैती करना। इससे पहले डकैती करना और डकैती से संबंधित दंड हो चुके हैं, लेकिन यदि डकैती के दौरान हत्या कर ली जाए, आपको पता है कि डकैती और लूट सेम होती है, लेकिन लूट में 4 व्यक्ति तक हों तो लूट कहलाएगी। यदि 5 हो जाएं और 5 से अधिक व्यक्ति लूट करें तो वो डकैती कहलाती है। वही लूट का मतलब बड़ा रूप है। और इसमें यदि हत्या हो जाती है तो वो धारा 310 के 3 में आती है। ठीक है, और इसमें दंड क्या है, डकैती के लिए यदि हत्या हो रही है तो सीधे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड होगा। लेकिन यदि डकैती के लिए तैयारी कर रहे हैं कोई, तो वो भी धारा 310 के 4 में आ रही है और इसकी सज़ा 10 वर्ष का कारावास है। ठीक है, ये केवल तैयारी करना या फिर डकैती करना, अगर हत्या ना हुई हो तो उसकी सज़ा भी 10 वर्ष का कारावास है। ठीक है, अब देखते हैं आगे है आपकी धारा 318 का 1। ये किससे संबंधित है, छल से। छल मतलब धोखाधड़ी। किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर झूठ बोल के कोई चीज़ ले लेता है धोखे से, बाद में उसको लगता है ये गलत हुआ मेरे साथ, तो वो छल कहलाता है। ठीक है, और धारा 318 का 2, इस छल में जो आजकल लड़का लड़की धोखा दे देते हैं शादी करने का, जैसे किसी ने शादी का वादा कर दिया और सारी तैयारी हो चुकी और फिर उसने शादी से इनकार कर दिया, तो इस तरह जितने भी अपराध होते हैं वो सभी छल कहलाते हैं। छल के लिए दंड कितना है, 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। ठीक है, और धारा 329 का 2, ये क्या कहलाती है, गृह अत्याचार, सेंधमारी या गृह विधन। जैसे किसी के घर में कोई खिड़की से घुसे तो गृह अत्याचार हो गया, सेंधमारी हो गई, उसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी के घर में या फिर दुकान में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में, खेत वगैरह में कोई चोरी से घुसता है तो गृह अत्याचार या फिर सेंधमारी कहलाता है। ठीक है, गृह वेदन एक होता है, रात्रि गृह वेदन, वो ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है उसमें, और ये है गृह अत्याचार 329 के 2 में। आगे देखिए धारा 82 का 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। द्विविवाह से संबंधित है, मतलब 2 शादियां यदि कोई करता है उससे संबंधित है तो वो अपराध है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, इसकी सज़ा कितनी है, 7 वर्ष का कारावास है इसमें। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जिसे देखकर आपको हंसी भी बहुत आएगी और ताज्जुब भी बहुत होगा। ठीक है, यह धारा हिंदुओं, ईसाइयों तथा पारसियों, मतलब जितने भी सभी धर्म हैं भारत में, सब पे लागू होती है, समान रूप से लागू होती है, चाहे वे पुरुष हों या फिर स्त्री हों। किंतु मुसलमानों में केवल मुस्लिम स्त्रियों पर लागू होती है, पुरुषों पर नहीं। तो देख सकते हैं आप कि ये जो धारा 82 का 1 है, ये सभी लोगों पे लागू होती है, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म के हों, भारत में सब पे लागू है समान रूप से। और इसकी सज़ा कितनी है, 7 वर्ष का कारावास है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल लोग हैं, जैसे कि मुसलमान पुरुष, ये इतने स्पेशल हैं, जैसे भगवान ने ही छूट दे दी है। भगवान ने इनके लिए अलग से प्रावधान किया है कि इनको इस धारा में छूट दी जाए। इन पे स्पेशल ताकत है, स्पेशल शक्ति है कि ये एक से अधिक कितने भी विवाह कर सकते हैं, मिनिमम 4 तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 4 शादियाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी यदि कोई कर रहा है और किसी को ऐतराज़ नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं है। तो पहले जो भारतीय दंड संहिता थी 1860 की, उसमें ये प्रावधान था, तो लोगों ने सोचा कि आगे चल के भविष्य में कभी बदल जाएगा। जिस तरह कुरीतियों का अंत होता है आगे चल के, उसी तरह ये भी एक कुरीति है जब सब लोगों पे नियम लागू है पूरे इंडिया में, और इंडिया में चलता है संविधान। तो इन मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं, इन पे ये नियम लागू क्यों नहीं है। यदि इनको ये नियम लागू करना तो ऐसे देश में चले जाएं जहाँ पे ये नियम लागू होता हो। ठीक है, अपना जैसे पाकिस्तान है या फिर कोई भी हो, जो भी इनका फेवरेट देश हो, अगर इंडिया में रहना है तो इनको भी
द्वय विवाह का ये जो आर्टिकल है, ये जो धारा है, धारा 82 का, इससे इसमें लाना पड़ेगा और सरकार को लाना चाहिए। कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो भी स्त्री विवाह करती है वो भी यही चाहती है कि एक ही पत्नी हो एक पुरुष की। लेकिन यदि वो पुरुष एक से ज़्यादा विवाह करता है तो उस स्त्री को कष्ट होता है, और इसी वजह से इसमें ट्रिपल तलाक बढ़ती जाती हैं कि एक से लड़ाई हो गई, उससे तुरंत तलाक दे दिया, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 2 हैं ही, 3 हैं ही। और इससे बहुत ज़्यादा असामाजिकता फैलती है और इनके भाव भी बढ़ जाते हैं पुरुषों के। तो इन पे भी ये नियम लागू होना चाहिए। लेकिन भारतीय ये जो BNS है आपकी 24 में लागू होगी, लेकिन इसमें भी ये प्रावधान नहीं किया गया, बदली नहीं गई। पता नहीं कौन नहीं बदल पा रहा है इसको। वैसे तो बहुत बड़े शक्तिशाली देश बन रहे हैं भारत वाले, और सरकार जो BJP की है वो भी बहुत मुसलमान विरोधी बताई जाती है, फिर भी ये कानून नहीं बदल पा रही। अरे मानते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कोई चीज़ गलत है जो एक पे लागू है, सब पे लागू है, वो एक अकेले व्यक्ति पे लागू क्यों नहीं है? ठीक है, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, ना कि किसी धर्म के अनुसार। धर्म में वो जितने भी अपने पूजा पाठ है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शादी विवाह ये अलग चीज़ है धर्म से। ठीक है, अब देखते हैं आगे है धारा 356 का 1। ये क्या कहती है? ये संबंधित है मानहानि से। ठीक है, मानहानि का मतलब यदि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए और कोर्ट में वो निर्दोष साबित हो जाए, तो यदि उसकी इज्जत चली जाती है या फिर उसकी छवि समाज में ज़्यादा खराब हो जाती है, जिससे वो दुखी होता है, तो वो मानहानि का दावा कर सकता है, और इसके लिए सजा भी है और जुर्माना भी है। धारा 356 का 2 मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है, 2 वर्ष का कारावास है या फिर जुर्माना या फिर दोनों। यदि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा इल्ज़ाम जिससे कि उसको बहुत बुरा लगता है और समाज में या फिर उसकी जॉब पे, उसके कैरियर पे धप्पा पड़ जाता है, सभी उसकी बुराई करते हैं लेकिन वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो वो मानहानि का दावा कर सकता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इससे मेरी समाज में छवि बिगड़ चुकी है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है या फिर कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं किसी की इज्जत को बिगाड़ने के लिए, उसके कैरियर को ख़त्म करने के लिए, तो 2 साल का कारावास है और जुर्माना भी है। इसमें कितना भी जितना वो चाहे वो कर सकता है। इसी के साथ इसमें 356 धाराएं थी BNS में, तो सभी इम्पोर्टेंट धाराएं हो गई हैं, और यदि कुछ बची होंगी तो उनको मैं ढूंढ के और पेपर में यदि आने के हिसाब से होंगी तो मैं अलग क्लास में उनको बता दूंगा। ठीक है, आगे से हम अब क्या बचा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये और बची है मूल विधि में। ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। किसकी जगह पे? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर। BNS किसके स्थान पर लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता। तो वो 1860 के स्थान पर लागू हुई थी, और ये दंड प्रक्रिया, इसमें प्रक्रिया जुड़ा। ठीक है, तो ये 1973 में 1973 की है, उसके स्थान पर लागू हुई थी। और ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को पूरे देश में लागू थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो ये इसके स्थान पर लागू है। और अब हम कल से जो क्लास होगी इसकी पहली क्लास, इसमें इसकी मेन धाराएं बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। भले ही इसमें 500 से ऊपर धाराएं हैं, लेकिन हम पेपर में बहुत कम आती हैं। लेकिन जो मेन धाराएं हैं सुरक्षा की, नागरिक सुरक्षा के लिए, उसको हम पढ़ेंगे, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, और आप ये संविधान के शॉर्ट्स देखते रहिए, शॉर्ट वीडियो लाइक करिए, जिससे कि वो सेव हो जाएंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी शॉर्ट हैं, वो सीधे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर जितने भी सारे आर्टिकल हैं लास्ट तक, सब पूरे आर्टिकल उसमें दिए गए हैं। वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अपने नोटबुक पे लिखते रहिए, संविधान सब्जेक्ट का नाम डाल के उसमें सारे शॉर्टों को लिखते रहिए, उनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।